आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म और वो सब पढ़ते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म सपोज करो ये अर्थ है। अब सुनो, इसमें एक तो ये लाइन हो गई। हाँ, ये जियोग्राफिकल साउथ पोल हो गया ना। जियोग्राफिकल साउथ पोल हो गया, और इसी टाइप से ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया। क्यों? एक तो ये आ गया, दूसरा एक तुमने ये पढ़ा होगा ना कि मैग्नेट जो हमारा होता है एक तरीके से हम कुछ इस टाइप से नहीं मानते। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल। बताओ ये क्लियर है? ये आ गया मैग्नेटिक साउथ पोल। पहली बात तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्री होता है। ये क्या, एक पॉइंट तो ये आ गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरी बात। ये तो समझ में आ गया ना क्या है? जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। अब चलते हैं दूसरी बात। ये भी कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, तो लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगे ना। बता, इस टाइप से कुछ लाइंस निकलेंगे नहीं निकलेंगे? बताओ जो है, लाइंस कैसे निकलेंगी? इनको भी जरूर देख लेना एक बार, एक बार एक्चुअल लाइंस थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तीसरा, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो करीब करीब ऐसे मान लो तुम। क्यों? एच कह दे रहा हूं मैं। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। रफली कुछ इस टाइप से होगा। क्यों? 11.5 डिग्री को अगर मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूं, मतलब मान लो कि नॉर्थ पोल बिल्कुल नीचे है, तो करीब करीब ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से बनेगा ना। तो लाइंस तो ऐसे बनेंगी। लाइंस को जरूर देख लेना एक बार एक्चुअल में कैसी लाइंस बनती हैं, ये कह लो। अब चलते हैं फोर्थ। एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन।
जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसको मैं GM कह दूंगा। और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मैं MM कह दूंगा। और किसी पॉइंट P पे कह लो, एट सम पॉइंट P। अब पहली बात, P से पास होने वाला तुम्हें एक वर्टिकल प्लेन लेना है जो इन दो पॉइंट से पास होता हो, ये और ये। समझ में आ रहा है? बताओ। P पॉइंट से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन लेना है जो NG और SG से पास होता हो। एक वर्टिकल प्लेन लेना है, वर्टिकल प्लेन एट P, प्लेन एट P, passing through geographical north and geographical south। तो इसको हम लोग जियोग्राफिकल मेरिडियन कह देंगे। समझ में आया? P में एक वर्टिकल प्लेन तुम्हें लेना है जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से पास होता हो, उसको हम जियोग्राफिकल मेरिडियन कह देते हैं। अब चलते हैं दूसरा। अब एट P फिर से एक वर्टिकल प्लेन एज्यूम करो, ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन in the direction of Earth's magnetic field। इसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कह देंगे। बताओ, दोनों समझ में आ गए? जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? P पे तुम्हें एक वर्टिकल प्लेन लेना है जो जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल नॉर्थ से पास हो रहा हो, उसको तो हम कह देंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। और P पे तुम्हें एक वर्टिकल प्लेन लेना है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कह देंगे। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फिफ्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अल्फा कैल। और ये भी किसी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, ध्यान रखना। समझ गए ना? ये एंगल भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। जैसे मेरे को अगर P पे निकलना है तो फिर ये GM और MM के बीच का एंगल होगा, बस हो गया। पॉइंट समझ में आया? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच होगा, बस हो गया। क्लियर हो गया या नहीं हुआ बेटा? बता जो है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर हो गया? अल्फा क्या है? GM और MM के बीच का एंगल हो गया। अब चलते हैं सिक्स्थ। एक आता है एंगल ऑफ डिप,
एंगल ऑफ डेप्थ। इसमें भी ना दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया ट्रू एंगल ऑफ डेप्थ, ट्रू एंगल ऑफ डेप्थ। इसको थीटा कह लो। और एक होता है एपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ। अभी बताता हूं क्या होता है एपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ, और इसको थीटा डैश कह लो। सेवंथ, अब एक यहां पे आएगा मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल, ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट, जो तुमने देखी होगी ना, इस टाइप से नहीं होती बेटा, वो जो तुम वास्तु में वो करते हो कि कहीं पे तुम्हें निकालना होता है कि कहाँ पे जो है नॉर्थ है, कहाँ पे ईस्ट है, वो नहीं होती बेटा जो है वो एक तो वाली निडल होगी ना, ये कह लो ये होगी। तो जरा देखना, ये हॉरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर सकती है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। बताओ क्लियर है कि नहीं है? हाँ, कैन रोटेट, कैन रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। एक तो नीडल ये हो गई, ठीक है, जो वास्तु वगैरह में यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरी नीडल क्या होती है? दूसरी होती है जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है हॉरिजेंटल एक्सिस के बाद। कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। दोनों नीडल्स में बताओ पहले, क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है बेटा जो है? इसको चलो मैं N1 कह दे रहा हूं, इस वाले निडल को मैं बोल दे रहा हूं निडल 1, और इस वाली निडल को मैं कह दे रहा हूं निडल 2। तो ये भी मेरे ख्याल से निडल्स में भी क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब चलते हैं एट्थ पॉइंट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता बेटा, बता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। अब एट्थ पॉइंट चलते हैं, सुन। मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन लिया और निडल 2 ली। ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन और निडल 2 ली। तो एक बात बताओ कि जो निडल होगी, निडल विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ क्लियर है कि नहीं है?
बताओ इस डायरेक्शन में स्टे करेगी कि नहीं करेगी। मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन लिया है और एंड टू नीडल ली है, सेकेंड नीडल ली है, तो ये किस डायरेक्शन में स्टे करेगी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में। तो ये नीडल हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाएगी उसको हम ट्रू एंगल ऑफ डिप कहेंगे। बस समझ गया ना, एंगल ऑफ दिस नीडल, फिर एंगल ऑफ दिस नीडल फ्रॉम हॉरिजेंटल। इसको कहते हैं ट्रू एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होता है बेटा जो है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल ना ये है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पे ये नीडल आ गई, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा बता। बता ये एंगल थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा बता जो है, ये एंगल थीटा बनेगा। और सपोज कर ये वाला प्लेन, ये मान ले जियोग्राफिकल मेरिडियन होता, तो फिर इस एंगल को हम अल्फा कहते हैं। कोई डाउट बता, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कहते हैं, राइट। ये हो गया। अब सुन बेटा, ऐसे पढ़ाई जाती फिजिक्स, समझ गए ना, ऐसे नहीं कि जैसे तुमने पढ़ी है आज तक। अब मान ले ये बी है, हाँ, और ये एच है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बता एच की वैल्यू बी कॉस थीटा और वी की वैल्यू बी साइन थीटा होगी। नहीं होता, एच की वैल्यू बी कॉस थीटा और वी की वैल्यू बी साइन थीटा। इसको अगर बी निकालेगा तो बी हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्यों। और अगर टेन थीटा निकालेगा तो फिर वो v अपॉन एच होगा, ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इन फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या हो गया, है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो गया, ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या हो गया। एक बार दोबारा सुन लो, एक बनता है जियोग्राफिकल नॉर्थ, एक बनता है जियोग्राफिकल साउथ, एक बनता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक बनता है मैग्नेटिक साउथ, और उन दोनों लाइंस के बीच में 11.5 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद किसी पी पॉइंट पे एक वर्टिकल प्लेन लो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से जा रहा है, तो उसको हम जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। पी पॉइंट पे कोई भी वर्टिकल प्लेन, मतलब एक वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, उसको हम कह देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दो मेरिडियंस के बीच का जो एंगल होगा उसको हम कह देंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा। उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन में ये जो निडल है जो वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट, वो बी के डायरेक्शन में स्टे करेगी, और वो हॉरिजेंटल से जितना एंगल फॉर्म करेगी उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा। समझे ना, उसको बोल देते हैं ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा। और वहां से हमने एच और वी निकाल लिया। और मेरे ख्याल से एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ये मैग्नेटिक पोल्स में होगी, क्यों। और
थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ये मैग्नेटिक इक्वेटर में होगी। आई थिंक ये तो क्लियर है ना। ये तो हो गया ट्रू एंगल ऑफ डिप। अब तुम कहोगे एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है? भाई तुम्हें ये आ रहा होगा ना कुछ दिमाग में। 8th पॉइंट में हम क्या बोल पढ़ रहे थे? ट्रू एंगल ऑफ डिप। हाँ, ये कह लो। तेरे को मालूम है अच्छे सस्पेंस मूवी और अच्छे टीचर में क्या अंतर है जो है? मालूम है तेरे को बेटा जो है अच्छी सस्पेंस मूवी और अच्छे टीचर में क्या अंतर है? बता, क्या डिफरेंस है बता। नहीं मालूम ना, तो सुन फिर जो है। अच्छी सस्पेंस मूवी तू उसे कहेगा जिसमें लास्ट तक भी तेरे को पता नहीं चलेगा अगला शॉट क्या होगा बेटा जो है। समझ गए ना, अगला शॉट क्या होगा। लेकिन अच्छी टीचिंग में क्या होता है, बच्चों को खुद पता चल जाता है अब अगला क्या होना चाहिए जो है। समझ गए ना, इसके बाद सर क्या पढ़ाएंगे, हाँ इसके बाद क्या पढ़ाएंगे जो है। मतलब बच्चों के मन में अपने आप वही क्यूरियोसिटी हो जाए जो टीचर पढ़ाने वाला है जो है। तो ये है बेटा जो दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं 9th, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। हाँ फिर एपरेंट एंगल ऑफ डिप। वो देखना क्या है, वही किसी पॉइंट पी पे ही होगा ना फिर तो, एट पी। बात तो वही चलेगी ना। मान ले ये था मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये कोई एक वर्टिकल प्लेन था जिसमें निडिल थी तुम्हारी। भाई वहां पे तुम कैसे वो करोगे ना, एक बात बताओ। ये एक वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन ऑफ निडिल। अब ये जो एंगल बना रही है, ये वाला जो एंगल होगा इसको थीटा डैश कहेंगे। ये समझ में आई बात बेटा? ये बता जो है उस पॉइंट पे तुम्हें क्या मालूम कि ये बताओ कि जो है मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है। जैसे तू मान ले उधम सिंह नगर में खड़ा है, तेरे को क्या मालूम यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है बेटा जो है। तू तो एक वर्टिकल प्लेन में तूने देख लिया कि निडिल जो है कितना हॉरिजेंटल से एंगल बना रही है। तो ये हो गया थीटा डैश के लिए जो है। और सपोज कर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मान ले बीटा का एंगल बन रहा है। ध्यान से देखना, अब कहानी सुन कितनी इंटरेस्टिंग है बेटा जो है। इन दोनों के बीच में बीटा का एंगल बन रहा है। तो मुझे एक बात बता कि जो वी डैश होगा वो तो सेम रहेगा ना। एच डैश ये डिफरेंट हो जाएगा। बता कुछ समझ में आया बेटा? कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है। अब अब जो टेन थीटा डैश होगा वो तेरे को लग रहा है वी डैश अपॉन एच डैश होगा। बता बता बेटा, टेन थीटा डैश क्या होगा? तो वी डैश अपॉन एच डैश होगा। और वी डैश तो वी ही था अपॉन एच डैश को ये बता मैं एच
कॉस बीटा लिख दूं? बता। ये बता, मैं एच डैश को एच कॉस बीटा लिख दूं कि नहीं लिख दूं? बता, जो है एच कॉस बीटा हो जाएगा ना। और एक बात बता, ये v अपॉन एच की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल थी जरा बता, जो है v अपॉन एच की वैल्यू कितनी थी बता, जो है टेन थीटा के इक्वल थी। क्यों टेन थीटा के इक्वल थी? हाँ बेटा, तो टेन थीटा डैश जो आया वो आ गया टेन थीटा अपॉन कॉस बीटा, ये हो गया बस, हो गया। अब दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? दोनों में समझ में आ गया कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगी वो होगा ट्रू एंगल ऑफ डे। और P पॉइंट पे कोई भी वर्टिकल प्लेन जहां पे तुम्हारी मैग्नेटिक नीडल है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है वो हो गया एपरेंट एंगल ऑफ डिप आ गया। और मान लो इन दो वर्टिकल प्लेन्स के बीच में, ठीक है ना, इन दो वर्टिकल प्लेन्स के बीच में मान लो बीटा का एंगल है, तो मैंने तुमसे कहा वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो सेम रहेगा लेकिन जो एच डैश होगा वो एच कॉस बीटा हो जाएगा। तो ये उनमें आपस में रिलेशन आ जाता है, टेन थीटा डैश इक्वल टू ये होगा। तो ये कहानी है बेटा, जो है एंगल क्या क्या होगा देख, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ट्रू एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, और जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, 11.5 डिग्री, ये सब चीजें तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग बार मैग्नेट पे। बेटा ऐसे चलती है कहानी। बार मैग्नेट, ये बार वाला नहीं है जहां लोग बाग जाते हैं बेटा, जो है इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो है इसमें सबसे पहले जो इनके पोल होते हैं ना वो थोड़ा सा अंदर होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ये हो गया, जैसे ये साउथ पोल आ गया और ये नॉर्थ पोल आ गया, तो इसमें एम की डायरेक्शन ये होगी, बताओ क्लियर है? और इसमें एक वर्ड आता है एम, एम को हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 12 है, तो जैसे तुम्हें याद है वहां पे P की जो वैल्यू होती थी वो Q इंटू 12 होती थी, तो यहाँ पे जो M होगा वो M इंटू 12 होगा। और ये तुम्हें याद होगा ये होता था नेगेटिव डायरेक्शन -Q2 +Q, और ये किधर को हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, मेरे ख्याल से एक तुमने ये सुना होगा ना कि जैसे ये है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इसको अगर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो फिर वो वैसे ही बन जाता है ना, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। याद आ रहा है? बताओ, जो है साउथ नॉर्थ ये बन जाता है। क्यों? बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है कि जो
पोल स्ट्रेंथ होगी ना वो डिक्रीज कर जाएगी, पोल स्ट्रेंथ m, ये डिक्रीज कर जाती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा क्यों कि अगर ब्रेक करूंगा तो सेम वो बनेगा। अब चलते हैं तीसरी बात। अब तुम्हें याद है एक्सिस में वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो 1/4πε0 2p/r³ ये आता था मेरे ख्याल से, क्यों? ये आता था ना, तुम्हें याद होगा जब r वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता था l। तो यहां पे b की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बताओ, μ0/4π2m/r³। क्लियर हो गया? फोर्थ, एक होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यों? वहां पे ई की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, kp/r³ आती थी ना, सिर्फ 1/4πε0 p/r³ आती थी। और यहां पे b इक्वल टू μ0/4π m/r³। इसमें भी बताओ कोई डाउट तो नहीं है? उज्जवल भाई बता बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक। फिफ्थ, अब ये बता कि कोई करंट कैरिंग लूप होता था, मान ला करंट कैरिंग लूप, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता था। और इसका जो m होता था वो NIA होता था, क्यों? बता, क्लियर है ना? NIA। और अगर मान ले इसकी रेडियस r है, तो एक तरीके से ये हो गया NI/πr²। ये भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब ये बता, जब यहां से हम x डिस्टेंस पे जाते थे एक्सिस में, तो जो b आता था वो μ0NI/r²/2 r² + x² की पावर 3/2। बता, यही फॉर्मूला बनता था ना मेरे ख्याल से, क्यों? μ0NI/r²/2 r² + x² की पावर 3/2। ये हो गया। अब सुन, अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो तो फिर x² + r² को हम अप्रोक्सीमेटली x² ही लिख सकते हैं, क्यों? ये लिख सकते हैं ना, x² + r² =
अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर, इसका मतलब बी कितना हो गया जरा बता। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³ मेरे ख्याल से इतना आ गया, चेक कर जरा। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, हाँ देख, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन x³। जरा देखना ये इसके इक्वल है कि नहीं है, जरा चेक कर बेटा। ये इसके इक्वल है ना। अब जरा बता ये कितना है, ये क्या चीज है बता। ये जरा देखना, हाँ ये एन आई ए है, इसका मतलब m है, तो ये अल्टीमेटली वही आ गया देख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x³। और ये b एट एक्सिस, ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं था बता जो है, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से बार मैग्नेट में ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कितना है, और कुछ इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बार मैग्नेट में इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा की तुम्हें नहीं है। अब चलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। बेटा ऐसी बात चलती है, तू तो सोचता है ऐसी हो जाती पढ़ाई। हाँ न्यूट्रल पॉइंट्स में क्या सुन, एक तुझे बार मैग्नेट गिवन होगा, हाँ बार मैग्नेट विल बी गिवन, और इस बार मैग्नेट के एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमें बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल करना है। दोबारा सुन लो, इस बार मैग्नेट के एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में H has to be cancelled from B of bar magnet। ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि नहीं आया बता, बता तेरे को ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है कि एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और तुझे उस बार मैग्नेट के एक्सिस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है ना, एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तुझे H को इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल करना है, ठीक। तो इसमें दो केस होते हैं, बस हो गया। केस 1, तूने क्या किया कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रख दिया, साउथ पोल ये रख दिया, ठीक है, नॉर्थ पोल ऐसे। तो देख जरा लाइंस ऐसे जाएंगी या नहीं जाएंगी बेटा, ये बता। बता बता पहले, क्लियर है कि नहीं है।
अगर तूने नॉर्थ पोल ऐसे रखा बेटा जो है। अब क्या है देख, इसके ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन मारा देख, ये मान ले यहां से r डिस्टेंस पे है, तो h ऊपर आएगा और b नीचे आएगा। बता समझ में आया कि नहीं आया? बता बेटा जो है, h ऊपर और b नीचे, बता ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आएगा कि नहीं आएगा? बता जो है, b नेट 0 कहां पे होगा? बता जो है, इस फिगर में b नेट की वैल्यू 0 होगी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए ना? ये फिगर जरूर ध्यान रखनी है बेटा। ये हो गया। अब मुझे b को और h को इक्वल कर देना, बस हो गया। क्यों? b इक्वल टू h, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, इसको h के इक्वल रखेगा और यहां से r फाइंड करेगा। बता कैसा लगा तेरे को? बता बेटा कैसा लगा केस 1? फिर अब चलते हैं केस 2। मिला तेरे को ऐसा टीचर मिला वैसे? ये बता आज तक कभी, सही बताना। अब क्या है, अब उल्टा चल बेटा जो है। अब तूने मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर ले लिया, नॉर्थ पोल ये ले लिया, तो अब देख लाइन ऐसे आ रही है बेटा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये आर यहां भी मिलेगा, इस साइड भी होगा, ये उतनी डिस्टेंस पे आर यहां भी होगा, ध्यान रखना। दो तरफ आएगा ना? क्यों? इसमें दो तरफ आएगा। अगर तू देखेगा ना तो इधर भी तो ये हो गया कि एच इधर हो गया और बी नीचे को आ गया। क्यों? ये हो गया। अब यहां भी देख दो पॉइंट हो गए बेटा जो है, जैसे ये देख यहाँ पे और एक इधर के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? देख ये जैसे आर है बेटा, या ये आर है। अब देख, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और एच इधर को है। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब अब तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट कहां पे मिल रहे हैं जरा बता जो है। अब न्यूट्रल पॉइंट्स कहां पे मिल रहे हैं बता जो है, एक्सिस में मिल रहे हैं। क्यों? नाउ न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड, न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन एक्सिस। क्यों? पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन एक्सिस। ये है बेटा दोनों में डिफरेंस। जैसे यहाँ पे हो गया ना बेटा, यहाँ पे तो b को h के इक्वल रखते बस हो गया, b इक्वल टू h, तो b हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। क्यों? इक्वल टू h, तो यहां से तुम r फाइंड करो। तो इतना हमारा हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म और बार मैग्नेट के बारे में जो क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। एक बार जल्दी से वो कर दे रहा हूं। जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ 11.5 डिग्री, पी पॉइंट पे वर्टिकल प्लेन। जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ से जो पास होगा उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन में जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कह देंगे। और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। और एंगल ऑफ डिप मैंने दो टाइप के बताए, ट्रू एंड एपरेंट। और टेन थीटा डैश, उसको हमने टेन थीटा अपॉन बीटा लिख दिया था। और एक हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि एक्सिस में जो फॉर्मूला आता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब होता है, बहुत दूर। और
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। और न्यूट्रल पॉइंट्स मैंने बताया, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं कि मैग्नेट के, गिवन मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एक्सिस में आपको r डिस्टेंस पे वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। तो फिर उसमें दो केसेस आ जाते हैं कि आपने मैग्नेट को किस टाइप से रखा हुआ है। जी, बाकी चलो फिर अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। अगले में करेंगे डाया पैरा फेरो उस टाइप का। अच्छा, एक चीज और, लास्ट लेक्चर में ना हमने एक वो पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी, नहीं करंट सेंसिटिविटी, और वो थीटा अपॉन आई पड़ी थी। क्यों? तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ना, थीटा अपॉन आई है ना बेटा, देखो ध्यान से, थीटा अपॉन आई। तो कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए तो वो अच्छा गैल्वेनोमीटर कहलाएगा ना। समझ में आ रहा है? बताओ, कम करंट में अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो अच्छा गैल्वेनोमीटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए, करंट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट उस पर। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।